नमस्ते और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम कृषि इतिहास के एक बहुत ही शानदार, बल्कि कहना चाहिए एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करने वाले हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उस विंटेज ऑयल इंजन या सीधे शब्दों में कहें तो पुराने डीजल इंजन की। जरा सोचिए, एक ऐसा दौर जब हर गांव तक बिजली का नामो निशान नहीं था। उस समय इस एक अकेली मशीन ने खेती किसानी की दुनिया में मानो एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी। आज हम इसके अंदर के पुर्जों से लेकर इसके उस ऐतिहासिक प्रभाव तक हर एक चीज को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हमारा ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है। सबसे पहले हम गांव की धड़कन के रूप में इसके महत्व को समझेंगे। फिर हम सीधे डीजल इंजन के अंदर जाकर उसकी फिजिक्स को देखेंगे। उसके बाद हम इसके एक बहुत ही कमाल के पुर्जे यानी फ्लाईव्हील का कमाल समझेंगे। और आखिर में एक स्थायी कृषि विरासत पर चर्चा करेंगे। भाग 1, गांव की धड़कन। आइए इसी भाग से शुरुआत करते हैं और उस पुराने ग्रामीण और कृषि परिवेश में चलते हैं जो आज की इस आधुनिक बिजली की सुविधाओं से बहुत दूर था। ये वो समय था जब खेती का काम या तो पूरी तरह से इंसानी मेहनत पर या फिर जानवरों पर टिका था। लेकिन फिर इस मशीन की एंट्री हुई। ठक ठक ठक। जब ये मशीन चालू होती थी तो कुछ ऐसी ही बहुत खास और लयबद्ध आवाज आती थी। और सच कहें तो ये सिर्फ एक शोर नहीं था, बल्कि एक तरह का सिग्नल था। गांव में कहीं भी बैठे लोगों के लिए ये आवाज इस बात का पक्का संकेत थी कि किसी किसान का पानी वाला इंजन चालू हो गया है। ये आवाज उस दौर में कड़ी मेहनत की एक ऐसी पहचान बन गई थी जिसने मानो पूरे गांव को एक साथ जोड़कर रखा था। इस मशीन के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसकी मल्टीटास्किंग यानी बहुउद्देशीय क्षमता। मतलब ये मशीन सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनी थी। इस विंटेज इंजन का इस्तेमाल कुओं से भारी मात्रा में पानी निकालने, तेल की घानी चलाने, आटा चक्की घुमाने और खेती के न जाने कितने ही कामों के लिए किया जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये आज की तरह बिजली से नहीं बल्कि डीजल या केरोसिन जैसे ईंधन से चलती थी। इसीलिए जहां बिजली की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी इस मशीन ने रोजमर्रा के इन जरूरी कामों को मुमकिन बनाया। भाग 2, डीजल इंजन के अंदर। अब इस मशीन के बाहरी काम तो हमने देख लिए, लेकिन इसके अंदर असल में क्या चल रहा है। आइए इसके मैकेनिकल हिस्से को समझते हैं कि आखिर ये लोहे का भारी भरकम ढांचा स्टेप बाय स्टेप काम कैसे करता है। ये जो पूरी दहन प्रक्रिया है, जिसे हम कंबशन साइकिल भी कहते हैं, ये असल में 4 बहुत ही शानदार चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले मशीन में डीजल और तेल भरा जाता है। फिर मशीन के अंदर मौजूद एक सिलेंडर में हवा को बहुत ज़्यादा दबाव के साथ कंप्रेस किया जाता है, यानी दबाया जाता है। अब जब हवा पर इतना दबाव पड़ता है तो वो बेहद गर्म हो जाती है और ठीक इसी समय ईंधन अंदर जाता है और उस भयंकर गर्मी और दबाव की वजह से अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके की ताकत से चौथा चरण होता है, जहां पिस्टन बहुत तेजी से आगे पीछे धकेला जाता है। यही वो चेन रिएक्शन है जो इस इंजन में जान डालता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या पिस्टन के सिर्फ आगे पीछे होने से हम कुएं से पानी निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उस ऊर्जा को बदलना बहुत जरूरी है और यहीं पर क्रैंकशाफ्ट का असली जादू शुरू होता है। पिस्टन की उस तेज आगे पीछे होने वाली सीधी गति को क्रैंकशाफ्ट एक गोल गोल घूमने वाली गति में बदल देता है। ये एक बहुत ही क्रूशल ट्रांसफॉर्मेशन है जो उस अंदरूनी हिंसक धमाके को एक बहुत ही उपयोगी और घूमने वाली ताकत में बदल देता है। भाग 3, फ्लाई व्हील का कमाल। अभी हमने उन हिंसक धमाकों के बारे में बात की, तो जाहिर है कि मशीन में झटके लगने चाहिए। लेकिन बाहर से देखने पर यह मशीन बहुत ही स्मूथ और बिना रुके काम करती है। तो सवाल यह है कि ये कैसे मुमकिन है। आइए उस खास पुर्जे को देखते हैं जो इन धमाकों को कंट्रोल करता है। दरअसल इस मशीन में एक फ्लाईव्हील होता है। ये एक बहुत बड़ा और भारी पहिया है जो मशीन की गति को संतुलित रखता है। चूंकि इंजन के अंदर लगातार धमाके हो रहे हैं तो मशीन को झटके लगने चाहिए, है ना? लेकिन ये भारी पहिया एक बार घूमने के बाद अपने खुद के मोमेंटम या गतिज ऊर्जा के वजह से लगातार घूमता रहता है। अगर इंजन की स्पीड थोड़ी कम भी हो जाए तब भी ये फ्लाईव्हील इंजन को बहुत ही सुचारू रूप से और बिना किसी झटके के चलाता रहता है। इसी वजह से हमें बाहर से एक एकदम स्मूथ मोशन देखने को मिलता है। हालांकि इस भारी भरकम पहिए का एक अपना ही संघर्ष था। इसे स्टार्ट करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि बटन दबाया और इंजन चालू हो गया। इसे चालू करने के लिए बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। उस बड़े से पहिए को या तो पूरी ताकत से हाथ से घुमाना पड़ता था या फिर उस पर एक मोटी रस्सी लपेटकर पूरे जोर से झटका मारना पड़ता था। ये सब इसलिए किया जाता था ताकि इंजन के अंदर पहला धमाका हो सके,
जिसके बाद फ्लाईव्हील अपनी गति कुछ संभाल लेता था। और अब ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे ये पूरी ताकत सीधे खेतों तक पहुंचती थी। उस घूमते हुए फ्लाईव्हील के ऊपर एक लंबी ट्रांसमिशन बेल्ट लगाई जाती थी। ये बेल्ट उस बड़े पहिए को सीधे पानी के पंप से जोड़ती थी। पहिया घूमता, बेल्ट घूमती और फिर पंप तेजी से काम करते हुए कुएं की गहराइयों से पानी खींचकर पाइपों के जरिए सीधे सूखे खेतों तक पहुंचा देता था। भाग 4, एक स्थायी कृषि विरासत। चलिए अब पंप के मैकेनिक्स से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि सिर्फ एक मशीन से परे एक ऐतिहासिक धरोहर के तौर पर इसका क्या प्रभाव रहा है। देखा जाए तो हर तकनीक की तरह इस विंटेज इंजन के भी अपने ट्रेड ऑफ्स यानी फायदे और नुकसान थे। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये मशीन बिना किसी इलेक्ट्रिकल ग्रिड के काम करती थी, जो कि उस समय किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन इसके उलट इसके नुकसान भी कम नहीं थे। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा डीजल की जरूरत होती थी, जो काफी महंगा पड़ता था। इसके अलावा ये मशीन बहुत ज्यादा धुआं छोड़ती थी और जैसा कि हमने शुरुआत में महसूस किया, इसका शोर लिटरली कान फोड़ देने वाला होता था। आज के समय की बात करें तो चीजें काफी बदल गई हैं। आजकल खेतों में पुरानी मशीनों की जगह एकदम शांत इलेक्ट्रिक मोटर और सोलर पंप ने ले ली है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पुराने किसानों ने आज भी इन विंटेज इंजनों को पूरी तरह से कबाड़ में नहीं फेंका है, बल्कि उन्होंने इन्हें अपनी ऐतिहासिक कड़ी मेहनत और देसी इंजीनियरिंग के एक जीवित स्मारक के रूप में सहेज कर रखा है। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आ पहुंचे हैं जो हमें आगे के लिए सोचने पर मजबूर करता है। जैसे जैसे आज के ये शांत इलेक्ट्रिक और सोलर पंप खेतों में पूरी तरह से अपनी जगह बना रहे हैं, तो जरा सोचिए वो कौन सी आधुनिक मशीनें होंगी जिन्हें भविष्य की पीढ़ियां हमारी आज की कड़ी मेहनत के स्मारक के रूप में सहेज कर रखेंगी। इसी सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।